नमस्कार। आज एक बार फिर मैं अंबिका रोहित गुप्ता आपके फेवरेट लर्निंग चैनल सीए लतीफ्स एकेडमी पर आपके साथ हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। चैप्टर 1 हमने शुरू किया है। आधा चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, बाकी का आधा चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो मैंने ऐप पर अपलोड किए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, हम इसमें एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी को बेस लेकर चल रहे हैं और एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स मैंने लिए हैं। एनसीईआरटी में काफी वाइड तरीके से, काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो नोट्स मैंने काफी शॉर्ट में बनाए हैं सो दैट आपको एटलीस्ट क्रक्स पता चल जाए और आप यहाँ से लर्न कर लें। और फिर उसके बाद जब समझ में आ जाता है, आप एक बार कुछ पॉइंटर्स रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िएगा। बिकॉज डिटेल में पढ़ने से फिर क्या होता है, आपको एक तो शॉर्ट में पढ़ने के बाद जब डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में जल्दी आएगा और प्लस आपको लैंग्वेज मिलेगी, आपको और नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं नोट्स से आपको पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, बट नोट्स से पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। सो आप आगे फिर कंटिन्यू आराम से कर पाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था बेसिस जो था नेचर एंड सिग्निफिकेंस का, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यहां तक हमने कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ते हैं, फिर हम आर्ट को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, साइंस क्या है पहले वो जानना जरूरी है कि साइंस क्या है, तो हमें समझ आएगा कि क्या मैनेजमेंट भी एक साइंस है। साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज की नॉलेज होना। साइंस का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, ये साइंस है। साइंस का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की स्टडी करें और उसकी जो नॉलेज हमें मिले, वो साइंस है। बहुत बहुत माइन्यूट एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, पर शायद आपको पता नहीं कि वो साइंस है। जैसे कि मेरी मदर जब खाना बनाती हैं, मैं खाना बनाती हूँ, जब जब मुझे आटा गूंथना होता है, तो मुझे ये पता है कि मुझे 1 कटोरी आटे में आधा कटोरी पानी डालना है। अगर मैं ज्यादा पानी डालूंगी तो आटा पतला हो जाएगा, रोटी नहीं बन पाएगी। तो ये नॉलेज कि इतना पानी कितने आटे में डालना है, ये साइंस है। जब कोई बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो उसे पढ़ाया जाता है कि ये बॉडी के पार्ट्स हैं जो इस तरह से बिहेव करते हैं, जो इस तरह से, जब हम बीमार होते हैं तो इस वजह से बीमार हो जाते हैं, इस तरह से उसको ठीक करना है। तो ये नॉलेज साइंस है। आप इसको टेक्निकली ना भी देखिए ना, तो आप इस तरह से देखिए, आप बाल कटवाने जाते हैं सैलून में, जो बार बार आपके बाल काट रहा है, जब उसने सीखा कि बाल काटने कैसे हैं, तो उसे सिखाया गया कि पानी लगाना है बालों में, बालों को धोना है, सुलझाना है, वॉट एवर। तो वो साइंस है, वो उसके काम की साइंस है, उसके काम की नॉलेज है कि उसे वो अपना काम करना कैसे है। एक कारपेंटर है जो फर्नीचर बनाता है, उसने जब कारपेंटरी का काम सीखा तो उसे वो नॉलेज मिली कि लकड़ी को किस तरह से काटना है, किस तरह से घिसना है, किस तरह से शेप देनी है, किस तरह से दराज बनानी है, किस तरह से हैंडल लगाना है। तो वो उसकी साइंस है। हर काम में, हर चीज में जहां भी हम कोई नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं ना, वो नॉलेज उस चीज की साइंस है। देखिए, डेफिनेशन भी यहाँ यही लिखी है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज pertaining to a specific field of study. It contains explanations of a phenomenon. साइंस हमें एक्सप्लेन करती है चीजें, साइंस हमें बताती है क्यों, क्यों को आंसर करती है साइंस। बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे जब हम भिंडी बनाते हैं, मुझे कुकिंग के एग्जांपल से ज्यादा ध्यान में आते हैं क्योंकि कुकिंग मुझे अच्छी लगती है, लेकिन साइंस है देखिए उसमें भी। जब हम भिंडी बनाते हैं तो आपने अगर बनाई है नहीं तो आप अपनी मदर से भी पूछिएगा, भिंडी जब बनाते हैं उसमें नमक नहीं डालते बनाते, ये उसकी साइंस है। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो पानी छोड़ देती है और चिपचिपी हो जाती है। तो ये बहुत छोटा सा एक फैक्ट है कि भिंडी बनाते हैं तो नमक नहीं डालते, बाद में डालते हैं जब वो बन जाती है।
ये उसकी साइंस है। इसी तरीके से सर्दियों में वूलन्स पहनते हैं हम, गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम। आपको भी बड़ों ने कभी बोला होगा ना, इतनी गर्मी हो रही है, तुम सिंथेटिक कपड़े मत पहनो, कॉटन पहनो। ये साइंस, एक नॉलेज है कि हाँ, कॉटन में से हवा पास होगी तो गर्मी में कंफर्टेबल रहेगा। बहुत छोटे सा फैक्ट है, बट एक्चुअली दिस इज अ साइंस, दिस इज अ नॉलेज अबाउट समथिंग। अब आते हैं मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट साइंस कैसे सॉरी, मैनेजमेंट साइंस इसलिए कही जाती है बिकॉज मैनेजमेंट के अपने थ्योरीज हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, जो समय के साथ साथ रिसर्च करके, ऑब्जर्वेशन से, स्टडीज कर करके धीरे धीरे डेवलप किए गए हैं। इसीलिए साइंस है मैनेजमेंट भी। अब देखिए साइंस के फीचर्स क्या हैं, हम किस चीज को कहेंगे कि ये साइंस है। साइंस में होते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रिंसिपल्स जो हर जगह हर समय पर एप्लीकेबल हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को लीजिए। अगर मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं उसे छोड़ूं तो वो नीचे ही जाएगी ना, ऊपर तो नहीं जाएगी, उड़ तो नहीं जाएगी कहीं पर भी। मैं यहाँ इंडिया में बैठी हूँ, यहाँ पर छोड़ू बॉल तो भी नीचे जाएगी। मैं यूएस में जाके छोड़ू बॉल तो भी नीचे ही गिरेगी। मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉल छोड़ू तो भी नीचे ही गिरेगी। मैं पैसिफिक ओशन में जाके बॉल छोड़ू तो भी नीचे ही गिरेगी। तो ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि अर्थ पर ग्रेविटी है, जहां भी जाओ वहां ग्रेविटी है। 2 और 2 4 होते हैं, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। दुनिया के किसी भी कोने में 2 + 2 करो, 4 ही होंगे। तो साइंस में हमेशा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि हर प्लेस हर टाइम पर एप्लीकेबल होते हैं। ऑल्दो मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग से, और ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव मतलब हमेशा सेम नहीं होता। ह्यूमन बिहेवियर सिचुएशंस के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ, समय के साथ बदलता रहता है। आज मैं एक बात पर बड़ा गुस्सा कर देती हूँ, कल मैं उसी बात पर गुस्सा नहीं करती, उसको इग्नोर कर देती हूँ। तो ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक है, चेंज होता रहता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, ऑल्दो मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस, पूरी तरह से एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बट स्टिल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट की जो सिचुएशंस हमें हैंडल करेंगे, उनको गाइड करने के काम आते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को एक साइंस कहा गया है। मैनेजमेंट में होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, जो थ्योरीज डेवलप की गई हैं मैनेजमेंट की, साइंस की तरह वो भी एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्जर्वेशंस करके, लॉजिक्स के बेसिस पर ही बनाई गई है, डेवलप की गई है। तो यही 2 फीचर्स हैं साइंस के, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और दूसरा डेवलप्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये मैंने आपको बताया, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप जैसे सोचिए ना, आपको एग्जाम में मार्क्स कम आए, हो सकता है आपकी मदर आपको गुस्सा करे, मार्क्स कम आए, तुमने पढ़ाई नहीं की, और हो सकता है कहे कि चलो अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। आप बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, यहाँ हमेशा 1+1 2 नहीं होता। तो अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। साइंस में हमने पढ़ा मैनेजमेंट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, पर साइंस के फीचर्स हैं उसमें। अब हम पढ़ते हैं आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। देखिए आर्ट होती क्या है। साइंस में हमें मिली नॉलेज, और आर्ट का मतलब है उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सबने एक जैसी पढ़ाई की है, सबने एक ही तरह से बॉडी को पढ़ा है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं ना, ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसका हाथ साफ है, सर्जरी इससे करवाओ, ये अच्छा नहीं है, इससे सर्जरी मत कराओ। क्यों? अपनी नॉलेज को अप्लाई करने का जो ढंग है, वो जिसका अच्छा है, आप उस डॉक्टर के पास जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि उस जिसके पास आर्ट है अपने नॉलेज को अप्लाई करने की, आर्ट का मतलब नॉलेज की एप्लीकेशन, नॉलेज को यूज करना। नॉलेज इज साइंस, उसको यूज किया तो बन गया आर्ट। अब आप बार्बर के पास जाते हैं अपने बाल कटवाने, आप एक बार्बर के पास गए,
उसके पास भी वही नॉलेज है कि भाई बालों में पानी लगाना है, वॉश करना है, ऐसे काटना है, ये पकड़ना है, वो करना है। दूसरे के पास भी वही नॉलेज है, बट स्टिल आप एक के यहाँ से बाल कटवा के रहे हैं और आप डिससेटिस्फाइड हो कि अच्छे नहीं कटे मेरे बाल, क्योंकि उसने अपनी उस नॉलेज को इफेक्टिवली यूज नहीं किया। दूसरे बार्बर ने अच्छी तरह से यूज किया उस नॉलेज को, आपको बहुत अच्छा पसंद आया कि हाँ मेरे बाल अच्छे कटे हैं। खाना हम सब लोग बनाते हैं, किसी के हाथ का खाना हमें लगता है ये अच्छा नहीं बना, किसी के हाथ का लगता है वाह क्या खाना बना है। नॉलेज वही है, सबको पता है क्या करना है, पानी डलेगा, सब्जी डलेगी, नमक डलेगा, लेकिन फिर भी किसी के हाथ का खाना अच्छा बनता है, किसी के हाथ का खाना खराब बनता है। मतलब उस नॉलेज को जो उनके पास है अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको जब उन्होंने अप्लाई किया तो किस तरह से अप्लाई किया, दैट बिकम्स एन आर्ट। आर्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, और सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन इन अ स्किलफुल मैनर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब आपका रिजल्ट क्या था, आपका डिजायर्ड रिजल्ट क्या था, खराब खाना बनाना थोड़ी हमारा डिजायर्ड था। डिजायर्ड मतलब हमारी इच्छा क्या थी, खराब खाना बनाए, हमारी इच्छा थी अच्छा खाना बनाए। डॉक्टर जब पेशेंट को डील ट्रीट करता है, उसकी इच्छा क्या है कि वो उसको ठीक करे, है ना। तो आर्ट तभी कही जाएगी जब डिजायर्ड रिजल्ट अचीव होंगे, आपने अपनी नॉलेज को स्किलफुली अप्लाई किया, देन इट इज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट क्यों आर्ट है, आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो पढ़ लिए, थियरी तो पढ़ ली, नॉलेज तो गेन कर ली, साइंस तो समझ ली, लेकिन जब आप उस नॉलेज को अपने सिचुएशंस में अप्लाई करते हो, अगर उससे डिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो इफेक्टिवली आप अप्लाई करते हो, देन इट बिकम्स एन आर्ट। हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, तो जब आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हो, इसका मतलब आपने अपनी नॉलेज को स्किलफुली अप्लाई किया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट एंड आर्ट। देखिए इसमें पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट में आर्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या मतलब है, जैसे कोई पेंटर है, ठीक है, आप सबको पता है ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये नीला रंग है, ये हरा रंग है। आप सबको पता है कि ब्रश में पानी लगा के, कलर लगा के पेंट करेंगे, लेकिन क्या हम सब पेंटर बन जाते हैं, इस नॉलेज से बन जाएंगे पेंटर? हम पेंटर तब बनेंगे जब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जब हम हाथ में ब्रश पकड़ेंगे, उसमें कलर लगाएंगे, उसमें कितना पानी लगाना है और उसको एक्चुअली कैनवास पे पेंट करेंगे, देन ओनली वी विल लर्न हाउ टू अप्लाई अवर नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना आर्ट के लिए जरूरी है, थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। इस तरह से मैनेजमेंट में है, अगर एक मैनेजर ने एक पढ़ाई कर ली, एमबीए कर लिया, या मैनेजमेंट का ये चैप्टर पढ़ लिया जो मैडम पढ़ा रही हैं, सिर्फ पढ़ने से मैनेजर बन जाएंगे क्या? आप जो पढ़ रहे हैं, आप जब उसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तब आप सीखेंगे उस नॉलेज को यूज करना। इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है इसमें। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, आप अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। Theoretical knowledge is not sufficient. A manager can never be successful just by obtaining a degree or diploma in management. He must have the knowledge to apply various principles in real life situations while working as a manager. आप जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा है आपने, जब तक आप उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, आप मैनेजर नहीं बन सकते। आप जब तक ब्रश उठा के कलर करेंगे नहीं कैनवास पे, आप पेंटर नहीं बन सकते। तो ये आर्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद ही बढ़ेगी, बेटर बनेगी। सेम हैपेंस विद मैनेजमेंट। जब तक आप रियल लाइफ सिचुएशंस में नहीं उसको अप्लाई करना सीखेंगे, अपनी नॉलेज को, जो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, तब तक आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। रियल लाइफ में कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज का, प्रैक्टिकल नॉलेज का। जैसे कि आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास एक सबऑर्डिनेट आता है कि मुझे छुट्टी चाहिए 4 दिन के लिए, कुछ काम है, उसको छुट्टी चाहिए। अब आपने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है
कि ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि उनको जब छुट्टी चाहिए उनको मिल सके कंफर्टेबली, वो काम कर सके। लेकिन आपको बिजनेस का भी देखना है कि 4 दिन बंदा नहीं आएगा तो काम कैसे होगा। तो अब यहाँ पर आपकी मैनेजरियल स्किल्स आती हैं कि आपको उसका प्रॉब्लम भी देखना है, आपको काम भी नहीं हिंडर होने देना। आपने देखा कि अच्छा वो 4 दिन के लिए जाएगा, आपने किसी और को अपने साथ लगाया कि उसका ये काम तुम करना, ये काम तुम करना, 4 दिन में काम भी हिंडर ना हो, वो भी जा सके, उसको प्रॉब्लम है इस समय फैमिली में, उसको जरूरी है छुट्टी लेना। और दूसरा एक मैनेजर था कि नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय रख के बैठ गया, मैं करूंगा नहीं, मेरे बस का नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है घर में, मेरे को तो जाना है। तो अब यहाँ पर आपने अपनी नॉलेज को, जो आपने पढ़ा था कि जब मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे पास आए तो मुझे उनके साथ किस तरह से क्या हैंडल करना है, वो नॉलेज एक मैनेजर ने स्किलफुली अप्लाई की। एम्प्लॉय भी खुश, आप भी खुश, काम भी हो गया। और दूसरे मैनेजर ने उसको स्किलफुली अप्लाई नहीं किया, तो एम्प्लॉय भी डिसग्रंटल्ड हो गया, काम भी ठीक से नहीं हुआ, और आपके रिश्ते भी बिगड़ गए उसके साथ में। तो आई एम जस्ट गिविंग यू स्मॉल एग्जाम्पल। तो इस तरह से अपनी नॉलेज को जब हम स्किलफुली अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ में, तब पता चलता है कि हम कितने अच्छे मैनेजर बने। इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। दूसरा पॉइंट, पर्सनल स्किल्स। थियोरिटिकल बेस मे बी सेम फॉर एवरी आर्टिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम सबको पता है कि ये रंग है, ये पानी है, ये ब्रश है, इससे होगा, लेकिन हम सब पेंटर नहीं हैं। जो पेंटर भी हैं, हर एक पेंटर अच्छा पेंट नहीं करता। हम खुद भी कहते हैं ना कि यार इसके पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है, इसके पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं बनी है, जबकि दोनों की नॉलेज सेम है। दोनों, दो लोग एक ही जगह से पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, या दो लोग एक ही जगह से पढ़ के वकील बनते हैं, फिर भी एक वकील सक्सेसफुल है, दूसरा नहीं है। एक आर्ग्यू कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। तो वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए पर्सनल स्किल्स है, उसकी अपनी स्किल्स हैं, जो वो, जिसके थ्रू वो अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली सामने ला पाता है। इसीलिए वो एक आर्ट है, क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट नहीं हो पाता। जो अपनी नॉलेज को स्किलफुली सामने ला पाता है वही एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनता है। अब आप देखो, आप सॉन्ग म्यूजिक सुनते हो, एक सिंगर की आवाज आपको इतनी पसंद है, आप उसी के गाने सुनते हो, बार बार सुनते हो, बहुत आपको पसंद लगते हैं, आप उसकी तरह गाना चाहते हो। और एक सिंगर है, उसने भी उसी तरह की नॉलेज ली है, उसे भी सुरों की वही समझ है, वो भी उसी तरह के गाने गा रहा है, मगर उसकी आवाज में जो सॉन्ग आपको पसंद है वो भी गाए तो आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि आर्ट पर्सनल चीज है। आर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम सब ने तबला बजाना सीख लिया तो हम सब बहुत अच्छा तबला बजाने लगे, हमें सबका ही पसंद आने लगा ना। इट इज अ पर्सनल स्किल। पर्सन टू पर्सन डिफर करती है हमारी कैपेबिलिटी, हमारी काबिलियत, कि कितना टैलेंट हमारा उस आर्ट को बाहर लाने में दिख रहा है। इसी तरह से मैनेजमेंट में है, कौन सा मैनेजर अपनी थियोरिटिकल नॉलेज को किस तरह से बाहर लाता है, ये उसका एक पर्सनल स्किल है। शायद मैं अच्छी मैनेजर हूँ, मेरे साथ जो है वो अच्छा मैनेजर नहीं है, शायद मेरे साथ दूसरा एक और है जो मुझसे भी अच्छा मैनेजर है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को अच्छे से अप्लाई कर पा रहा है, मैं शायद उतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रही, और एक और है जो शायद मेरे जितना भी अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है, बिकॉज आपकी पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट। Theoretical base may be same for every artist, but each one has his own style and approach towards the job. Exactly यही मैंने अभी समझा आपको। Similarly, every manager has his own way of managing things based on his knowledge, experience and personality. सब लोग अपनी समझ, अब देखिए पढ़ाई तो चलो हमने सबने एक साथ कर ली, लेकिन हमारे बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं, हमारी परवरिश अलग अलग है, हमारा सोच समझ अलग अलग है, हमारा टेम्परामेंट अलग अलग है। हम सब उस हिसाब से बिहेव करते हैं और उसी हिसाब से अपने काम में उस अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो इसी वजह से रिजल्ट्स अलग होते हैं हम सबके काम के। इसीलिए कुछ मैनेजर्स कहे जाते हैं अच्छे मैनेजर्स हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। तो पर्सनल स्किल बहुत मैटर करती है आपका नॉलेज को अप्लाई करने में, प्रैक्टिकली अप्लाई करने में। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिविटी। आर्ट क्रिएटिविटी मांगती है। क्रिएटिविटी का मतलब अपनी, आपने जो नॉलेज है वो तो है ही, लेकिन नॉलेज से रटन करके नहीं आप आगे बढ़ेंगे आर्ट के लिए। नॉलेज आपको दे रही है लॉजिक सारा, और आपको उसने एक बेस दे दिया कि काम इस तरह से होना है, पर उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी मतलब आप अपने इमेजिनेशन से उसको बेहतर बनाए। जैसे एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट जब पेंट करने के लिए कुछ पेंट करता है
तो वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन लगाता है कि मैं क्या बनाऊं, मैं एक पहाड़ बनाऊं, मैं एक झरना बनाऊं, मैं, वो उसकी क्रिएटिविटी है। तो सेम क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट। अब देखिए ना, एक टेलर है, कपड़े बनाता है, हम क्या कहते हैं, एक हमारा पड़ोस में एक टेलर है, उसको हमने बताया कि हमें एक ऐसा शर्ट बनाना है, ऐसा कलर लगा दो, ऐसा उसमें बटन लगा दो, ऐसा साइज का बना दो, उसने बना दिया। पर हम क्या कहते हैं कि वो डिजाइनर कौन है, फलाना, उस डिजाइनर ने इतना इतना उसका उसका तो 20,000 का ड्रेस मिल रहा है, क्यों? उसने क्रिएटिविटी, उसने अलग डिजाइन का बनाया, कुछ यूनिक बनाया, कुछ अलग तरह का फैब्रिक यूज किया, तो वो उसकी क्रिएटिविटी उसमें निकल के आई। आर्ट क्रिएटिविटी मांगती है, सेम मैनेजमेंट भी क्रिएटिविटी मांगता है, इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट आर्ट क्यों, पॉइंट पे रहे, मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, जैसे कि आर्ट में होती है। मैनेजमेंट पर्सनल स्किल्स पर डिपेंड करता है, अच्छा मैनेजमेंट जैसे कि आर्ट में होता है। अच्छे आर्टिस्ट अपनी पर्सनल स्किल की वजह से अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं। इसी तरह से अच्छे मैनेजर्स अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपनी पर्सनल स्किल्स की वजह से अच्छी तरह अप्लाई करने पर अच्छे मैनेजर्स बनते हैं। सेम क्रिएटिविटी, आर्ट में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। क्रिएटिविटी कैसी है मैनेजमेंट में? देखिए, हमने अपनी हर प्रॉब्लम का हल नहीं पढ़ लिया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में, उन प्रिंसिपल को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढालना, इस हिसाब से उसको यूज करना थियरी को, कि मेरी जो प्रॉब्लम आप मेरे सामने है वो मैं सॉल्व कर सकूं, क्रिएटिविटी है। एज पर सिचुएशन मैंने डिसाइड किया, मेरे पास कोई पका पकाया डिसीजन नहीं था कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ये कर लेना है। तो इसी तरह से आर्ट में भी मैं जो क्रिएटिव कॉल लेता हूँ, मैनेजमेंट में भी मुझे क्रिएटिव कॉल लेनी पड़ती है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी नॉलेज को ढालना पड़ता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। All management practices are based on the same set of principles. It is the ability to put these principles into practice efficiently that makes a successful manager. Principles of management सबके लिए सेम है, सबने सेम पढ़े हैं, लेकिन उनको एफिशिएंटली प्रैक्टिस में लाना, उनको एफिशिएंटली यूज करना अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में, मैनेजमेंट को एक आर्ट बनाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस कैसे है मैनेजमेंट और आर्ट कैसे है। एनसीईआरटी में एक और चीज दी हुई है, मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसमें एक पैसेज रखा है इसका, इसको पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड आर्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। साइंस से हमें नॉलेज मिली और आर्ट ने उस नॉलेज को यूज करना हमें सिखाया। साइंस टीचर्स टू नो एंड आर्ट टीचर्स टू डू। साइंस से हमें पता चलता है क्या है, और आर्ट से हमें पता चलता है करना क्या है, हाउ टू डू। One is incomplete without another. That is why science and art are complementary to each other. It can be said that science is the root and art is the fruit. इस पैसेज की ना लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने एनसीईआरटी से ही ली है और थोड़ा सा अपनी एक बुक से भी ली थी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पैसेज लिखने में अच्छा लगता है एग्जाम में। साइंस इज द रूट एंड आर्ट इज द फ्रूट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी थी, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूंगी मैं। साइंस इज द रूट का मतलब क्या है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो उस नॉलेज की वजह से है जो हमें मिली है। तो साइंस वो रूट है, रूट से ही तो प्लांट निकलेगा ना। अगर रूट खराब है, रूट कट गई है, रूट अच्छी नहीं है, तो प्लांट नहीं अच्छा बनेगा। एंड आर्ट इज द फ्रूट। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लांट से फ्रूट मिले, यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट मिले। तो आर्ट इज द फ्रूट, मतलब आप जब अपने काम को, उस नॉलेज को स्किलफुली अप्लाई करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। दैट इज व्हाई आर्ट इज द फ्रूट। Management is both a science as well as an art. A manager to be successful must acquire the knowledge to manage and the art to apply his managerial skill. ये हमने अभी आर्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि मैनेजर, साइंस मतलब नॉलेज तो अक्वायर कर ही ली उसने अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट हाउ टू मैनेज, लेकिन अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को अप्लाई करना जब वो सीख लेता है तभी वो अच्छा मैनेजर बनता है। इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। If a manager has knowledge of managerial principles but does not know how to apply them,
पढ़ाई तो कर ली लेकिन उसे यूज करना नहीं आया हमें, तो वो मैनेजर प्रॉब्लम अपनी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या होता है प्रोफेशन? प्रोफेशन का मतलब होता है एक वो काम जिसको करने के लिए हमें एक स्पेसिफाइड नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे कि डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर वही बनेगा जिसने उसकी पढ़ाई की होगी। अगर मैंने मैथ्स पढ़ी है तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? मैं नहीं बन सकती। मैंने कॉमर्स पढ़ी है तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? मैं नहीं बन सकती। मुझे उसके लिए डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। और उसमें भी आप देखिए स्पेसिफाइड नॉलेज, जैसे मान लीजिए मुझे आंखें चेक करवानी है तो क्या मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास जाऊंगी? उसके बारे में जानकारी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ही होगी। अगर मुझे हड्डी टूट गई है तो क्या मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, दिल के डॉक्टर के पास जाऊंगी? नहीं, मैं ऑर्थोपेडिक के पास जाऊंगी। तो इसी तरह से ये एक स्पेसिफाइड नॉलेज जब हम गेन करते हैं, उसका जो हम काम करते हैं वो प्रोफेशन कहा जाता है। जैसे एक वकील है, जैसे एक टीचर है, प्रोफेसर है कोई। अब मैथ्स का प्रोफेसर क्या मुझे हिंदी पढ़ाएगा? अंग्रेजी का प्रोफेसर क्या मुझे केमिस्ट्री पढ़ा देगा? नहीं। तो उनके पास अपनी स्पेसिफाइड नॉलेज है जिसको यूज करके वो अपना काम करते हैं, वो प्रोफेशन कहलाया जाता है। Profession is a systematic body of specified knowledge and has a universal code of conduct. Universal code of conduct अभी बताती हूँ आपको। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो है जहां हम एक स्पेसिफाइड नॉलेज के बेस पर अपना काम करते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग क्या कोई फिजिक्स पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, उसको स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जरूरी है। तो ये जो सारे प्रोफेशंस हैं ये आफ्टर गेनिंग अ स्पेसिफाइड नॉलेज ही परसू किए जा सकते हैं। पहली बात तो स्पेसिफाइड नॉलेज। दूसरा, प्रोफेशन क्या होता है? एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में होता है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ बॉडी दैट गवर्न्स अ प्रोफेशन। जैसे हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, आईमा, जो डॉक्टर्स का कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है। आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सीए का कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उन्हें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, वो सब कोड ऑफ कंडक्ट वो बॉडी डिसाइड करती है। बार काउंसिल है जो लॉयर्स के लिए डिसाइड करती है कोड ऑफ कंडक्ट। तो प्रोफेशन में हमेशा ये होता है कि एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। और तीसरा, प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको उस प्रोफेशन का एग्जाम या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अक्वायर करनी पड़ती है, तभी आप वो प्रोफेशन परस्यू कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि प्रोफेशन किसे कहते हैं, प्रोफेशन में क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कैसे है। क्या ये सब चीजें मैनेजमेंट में भी होती हैं? देखते हैं। Profession has a systematic body of specified knowledge and has a universal code of conduct. Entry in a profession is restricted through an exam or through some qualification. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ हमें लेनी है, कुछ एग्जाम देना है, तभी हम वो प्रोफेशन परस्यू कर पाते हैं। नाउ अबाउट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑल्दो प्रोफेशन के एग्जैक्ट क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, जैसे हमने पढ़ा कि इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, उसी तरह से एग्जैक्ट प्रोफेशन के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, बट स्टिल प्रोफेशन के फीचर्स हैं मैनेजमेंट में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। There are well-defined principles of management, the knowledge of which may be acquired at different colleges and institutes. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दूसरे सब्जेक्ट्स की, दूसरे प्रोफेशंस की तरह वेल डिफाइंड है और जिसकी पढ़ाई आप इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में जाकर करते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ आपको कोई एग्जाम नहीं देना। एक छोटी सी दुकान पर जो आदमी अपना बिजनेस चला रहा है वो भी वहां का मैनेजर है, भले ही उसने कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिया हो।
दूसरे प्रोफेशंस में ऐसा नहीं है। अगर मैंने एलएलबी नहीं किया तो मैं वकील नहीं बन सकती, अगर मैंने सीए का एग्जाम नहीं क्लियर किया तो मैं सीए नहीं बन सकती, अगर मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। बट मैनेजमेंट में मैनेजर बनने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजर है, चाहे वो कुछ भी मैनेज कर रहा है, अपना छोटा सा बिजनेस मैनेज कर रहा है, एक मॉल में कोई शॉप है या एक सड़क पे कोई शॉप है, वो दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने काम के मैनेजर हैं। So there is no restriction. Anyone can be called a manager if in his enterprise, irrespective of his qualification. One who is managing the organizational process is a manager, even if he does not possess a degree in management. उसके पास मैनेजमेंट की डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जो कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करती है, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए या इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए देयर इज नो सच रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इंडिया में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है आईमा, लेकिन उसकी कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उसके मेंबर बने, तो आप उससे रेगुलेट हो ये जरूरी नहीं है। वो है, आप चाहें तो उसके मेंबर बन सकते हैं, बट कंपल्सरी नहीं है। सो देयर इज नो सच रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर मैनेजमेंट, ऑल्दो प्रोफेशन के लिए जरूरी है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। Managers have no obligation to be a member of AIMA. कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी डिसाइड करती है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, तो उस बॉडी के सारे मेंबर्स उस कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होते हैं, उन्हें वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना। लेकिन अब जब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ही नहीं है, उसको उसके मेंबर बनना मैंडेटरी ही नहीं है, तो उसका दिया हुआ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना भी मैंडेटरी नहीं है। कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है आईमा के पास में अपना वो कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करने की। तो इसी तरह से सारे प्रोफेशंस में होता है कोड ऑफ कंडक्ट, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं। Members of a profession have to abide by an ethical code of conduct enforced by a representative association. In case of management, AIMA is there, AIMA is already there, which has prescribed a code of conduct, but उसको कोई पावर नहीं, it has no statutory power to enforce. नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में एक सर्विस मोटिव होता है। क्या प्रोफेशन अपने किसको सर्व करता है? अपने क्लाइंट्स को। जैसे कि डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्व करते हैं, लॉयर अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है। मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव अलग है, क्लाइंट को सर्व नहीं करता, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है मैनेजमेंट। The basic purpose of management is to help the organization achieve its goals. A good management team automatically serves the society by providing good quality products at reasonable price. मैनेजमेंट का मोटिव क्या है? कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम करे कि वो सोसाइटी को भी हेल्प कर पाए। किस तरह से हेल्प करे सोसाइटी को? बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, खराब क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, और प्राइसेस रीजनेबल रखें। बहुत हाई प्राइसेस रखें तो भी लोग उसको नहीं ले पाए। तो इसी वजह से ये सोसाइटी को हेल्प करने का तरीका है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर सर्विस मोटिव भी डिफरेंट है। प्रोफेशन अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है। तो ये आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट किस तरह से, क्यों एक आर्ट है, क्यों एक साइंस है, और क्यों कुछ कुछ प्रोफेशन भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि ग्रुप डायनामिक्स है, एक ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, लोग अलग अलग अपने अपने काम कर रहे हैं, बट उनका कॉमन टारगेट, कॉमन ऑब्जेक्टिव सेम है। अब इसमें ये जो ग्रुप है, जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। इनमें हिरार्की होती है। हिरार्की मतलब कि एक जन दूसरे को रिपोर्ट करता है, दूसरा जन तीसरे को रिपोर्ट करता है, और जो जिसके नीचे है, जो जिसका सबऑर्डिनेट है, उसे डायरेक्शन मिलती है ऊपर वाले से कि ये काम करना है। ऊपर वाला यानी आपका सुपीरियर, आपका बॉस सबऑर्डिनेट से पूछता है ये काम
हो गया या नहीं हो गया या इतने दिन में करना है। तो वो एक लेवल, वो एक हिरार्की मैनेजमेंट में होती है। तो यहाँ 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, पहले पढ़ लेते हैं। People in an organization are bound together in a hierarchy of relationships. Everyone is responsible for successful completion of particular task. जिसको जो टास्क दिया गया है उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन उसकी जिम्मेदारी है। To be able to fulfill the responsibility, certain authority to take decision is needed. अब मैंने अगर आपको एक काम दिया कि आप ये काम करके लाइए, उस काम को करने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी तो आप किस तरह से उस काम को कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आपको सपोज बाजार से जाके ये सामान लाना है, बाजार जाने के लिए या तो मैं आपको कोई व्हीकल दूं या मैं आपको पैसे दूं कि आप ऑटो करके चले जाओ या बस करके चले जाओ, वरना आप कैसे जाओगे। तो वो अगर मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कोई काम दिया है, तो उस काम को पूरा करने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी तो देनी होंगी ना। दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, इसी को कहा जाता है हिरार्की। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स बनते हैं इस तरह से। जिसके पास अथॉरिटी है वो सुपीरियर है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है वो सबऑर्डिनेट है। तो 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, और ये यूजुअली प्लान करते हैं, ये यूजुअली स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ये डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कोई नई पॉलिसी लानी है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेता है। These are senior most executives of an organization, usually referred as chairman, CEO, COO, president, vice president। ये जो सारे टर्म्स आपने सुने हैं ये सीनियर मैनेजमेंट के लिए है, ये टॉप मैनेजमेंट के लिए है। They are a team of managers from different functions like finance, marketing, human resource, and they are responsible for welfare and survival of the organization। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट है इसमें ये जो सारे लोग हैं ये अलग अलग फंक्शन के लोग हैं। एक फाइनेंस बैकग्राउंड से है, एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से है, तो वो लोग अपने अपने वर्टिकल्स की टेक केयर कर रहे हैं कि उनके अंडर जो लोग हैं, जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जो फाइनेंस वाला बंदा है, और इन टॉप मैनेजमेंट ही विल टेक केयर कि उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं फाइनेंस में वो लोग अपने टारगेट्स अचीव करें। सेम इज विद मार्केटिंग। तो उनका काम होता है ये टेक केयर करना कि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे और ग्रो करे। दे फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, वो प्लान करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। द जॉब ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम कॉम्प्लेक्स है बिकॉज बहुत सारी चीजें देखकर स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान करते हैं, और हो सकता है कल को वो प्लान फेल हो जाए, कल को वो जो उन्होंने डिसाइड किया था कि इससे बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, नहीं हो, लॉसेस में चला जाए कोई नया प्रोजेक्ट। तो उनका काम कॉम्प्लेक्स है, उनका काम मुश्किल है। नेक्स्ट आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, टॉप मैनेजमेंट को का सबऑर्डिनेट होता है, और लोअर मैनेजमेंट का यानी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का बॉस होता है, सुपीरियर होता है। सो दे आर अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे आर सबऑर्डिनेट्स टू टॉप मैनेजमेंट एंड सुपीरियर टू लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर्स हम यहाँ कहेंगे सुपरवाइजरी लेवल पे, जो ऑपरेशनल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं। They are usually the divisional heads like production manager, finance manager, marketing manager। ये लोग middle management में आते हैं। They interpret and implement the plans and strategies framed by top management। अब plan तो top management ने बनाया कि करना क्या है, strategy top management ने बनाई, उसको implement करवाना middle management का काम है, उसको lower level को समझाना middle management का काम है। They are responsible for the smooth functioning of their department and coordination with other departments। हमने देखा ना कि अलग अलग डिविजनल हेड्स हैं, कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक फाइनेंस मैनेजर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो अपने अपने वर्टिकल में, अपने अपने डिपार्टमेंट में ये इंश्योर करते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, काम ठीक से हो रहा है, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, प्लस दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी उनका काम है।
कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई जरूरत है, कोई हेल्प चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को अवेलेबल कराएं ताकि काम चले, ताकि कोई चीजें रुके नहीं। थर्ड लेवल है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो वर्कफोर्स को देखते हैं। वो फैक्ट्री फ्लोर पे रहेंगे कि जो लोग वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, उनको जितने टारगेट दिए गए वो अचीव हुए कि नहीं, जितना प्रोडक्शन होना था वो हो गया कि नहीं। वो मिडिल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एक्चुअल वर्कफोर्स को पास करते हैं। उनसे जो स्ट्रेटेजी, जो पॉलिसी उनको मिलती है कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है, इतना प्रोडक्शन करके देना है, इतना काम करना है, वो एक्चुअल वर्कफोर्स को वो चीज प्रोवाइड कराते हैं कि ये तुम्हें इतना काम इतने दिन में करना है, इतना प्रोडक्शन इतने दिन में अचीव करना है। So they work towards maintaining quality of output, minimizing wastage, maintaining of safety standards. कि जो आउटपुट बना, जो अब हमने बोला था कि सपोज 10 क्वांटिटी बननी है, वो क्वांटिटी 10 तो बनी पर वो इतनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनी कि वो बिकेगी नहीं। तो वर्कफोर्स को समझाना कि एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आए क्या है, बनाना क्या है, किस क्वालिटी की हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सब काम लाइन मैनेजर्स करते हैं। तो हमने 3 लेवल्स पढ़े, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। अब हम बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये देखिए, ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ये पांचों काम करता है मैनेजमेंट। सबसे पहले करता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, ये डिसाइड करना मैनेजमेंट का काम है। और वो ये भी डिसाइड करते हैं हु शैल डू इट, कि कौन करेगा। अपने गोल्स बनाना, उन गोल्स के लिए तरीके डिफाइन करना कि गोल्स को अचीव कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ प्लानिंग के अंतर्गत आ जाता है कि प्लानिंग करी है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग करना। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ड्यूटी असाइन करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, कि जो अब प्लान तो बना लिया, ये करना है। जैसे कि सपोज प्लान ये बना कि हम एक ऑटोमोटिव कंपनी है, उसने ये प्लान किया कि नई कार लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने अपना एक पीरियड डिसाइड, पहले तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई नई कार लॉन्च करने का मतलब पुरानी कार से क्या डिफरेंट होगा, उसमें क्या बेटर देंगे हम नई कार में। उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी बनाई कि अच्छा इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, इसको मार्केट कैसे करेंगे, ठीक है, बनेगी कैसे, प्रोडक्शन कहाँ पे होगा। फिर हमने टाइम लिया, टाइम सोचा कि सपोज ठीक है हम 6 महीने का टाइम लेते हैं, 6 महीने बाद हम इसको लॉन्च कर देंगे, तब तक कार बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी कि हाँ उसमें वो सब चीजें फायदे हैं कि नहीं जो हम चाह रहे हैं। ये प्लानिंग कर लिया, ये मैनेजमेंट का काम। उसके बाद में अब ऑर्गेनाइज करना, कौन करेगा, किसको क्या ड्यूटी दी जाए, कौन उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा, कौन उसके लिए सर्विसेज प्रोक्योर करेगा, कौन वर्कफोर्स को रिक्रूट करेगा, किस तरह से काम होंगे, वो सब ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ वेरियस टास्क इनटू मैनेजेबल वर्क। उन्होंने सारे काम को बांट दिया, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब अब जो हमने सोचा कि हम ये नई कार लॉन्च करेंगे, वो बनाने के लिए इंजीनियर्स भी चाहिए जो प्लान करेंगे, जो हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए, हमें फाइनेंस की टीम चाहिए, हमें प्रोक्योरमेंट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए मटेरियल प्रोडक्शन वाले लोग चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे और रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब होता है सही लोगों को प्रोक्योर करना, सही लोगों को रिक्रूट करना, फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब। जिस काम के लिए जिस तरह के लोगों की जरूरत है उन लोगों को हायर करना इज स्टाफिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। जो एचआर फंक्शन है, एचआर का यही काम होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग चाहिए, जिस तरह के लोग चाहिए, उन लोगों को हायर करें। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ी कि फाइनेंस में लोग चाहिए, फाइनेंस में लोग नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूट करेंगे। तो एचआर ने ढूंढा कि किसको हम रिक्रूट कर सकते हैं, उसने वैकेंसी निकाली कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अप्लाई करें, लोग आए, उसने देखा इसमें से कौन कौन ऐसा है जो हम ले सकते हैं, उनको रिक्रूट किया। तो इसे स्टाफिंग। स्टाफिंग में वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको प्लेसमेंट करते हैं, और फिर जिन लोगों को प्लेस कर लिया, जिन लोगों को ले लिया, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं कि अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है। तो ये सारे काम स्टाफिंग फंक्शन से जुड़े हुए हैं, ये काम भी मैनेजमेंट के है।
नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है टू लीड योर टीम। अपनी टीम को लीड करना, अपनी टीम को बताना कि करना क्या है। अब हर कोई टॉप मैनेजमेंट के पास तो जाएगा नहीं समझने के लिए। जहां उन्हें अपने काम में प्रॉब्लम्स आएंगी, दे नीड अ लीडर, दे नीड अ बॉस। तो जो भी सुपीरियर्स हैं उनका काम होता है अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम। सो डायरेक्टिंग सुपीरियर्स का फंक्शन है टुवर्ड्स देयर सबॉर्डिनेट। उनका काम है उनको लीड करना अपने सबॉर्डिनेट्स को। सुपीरियर्स का काम है उनको मोटिवेट करना कि आप अच्छा परफॉर्म करो। उनका काम है उन्हें एनकरेज करना। उनका काम है ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखना कि सब लोग जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाइड हैं, वो खुश हैं। कभी प्रेज करने की भी जरूरत पड़ सकती है, कभी क्रिटिसाइज करने की भी जरूरत पड़ सकती है, कभी डांटना भी पड़ सकता है, कभी प्यार से करवाना भी पड़ सकता है। तो वो डायरेक्टिंग जो एक फंक्शन है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है कि सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट से किस तरह से काम करवाएं। दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। अब आपने ये सब किया, आपने प्लान किया, फिर लोगों को ड्यूटीज दी, फिर जिस तरह की आपको लोग चाहिए थे आपने वो उनको रिक्रूट किया, उनको आपने लीड भी किया, उनको आपने मोटिवेट भी किया कि अच्छा परफॉर्म करो, ये सब करो। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? इस सबसे होना क्या चाहिए कि जो रिजल्ट थे, जो मैंने चाहा था वो अचीव हुआ कि नहीं, जो प्लान्स थे वो मिटिगेट हुए कि नहीं। तो कंट्रोलिंग का मतलब है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का मतलब क्या है? ये देखना कि अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हुआ कि नहीं, कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल्स अपने डिसाइड किए थे कि हम ये सब काम इसलिए कर रहे हैं, हमने सोचा था 6 महीने बाद नई कार लॉन्च करेंगे, तो क्या हम वो सब कुछ कर पाए कि हम 6 महीने बाद एक नई कार लॉन्च कर सकें? दिस इज कंट्रोलिंग, कि हमने सब अपने मॉनिटर की एक्टिविटीज। इट इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग परफॉर्मेंस। हमने पहले अपने एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बना के रखे थे कि इतने दिन में हम बना देंगे, फिर टेस्टिंग भी हो जाएगी, फिर ये है उसकी कुछ अप्रूवल लेनी है, कोई लाइसेंस लेनी है, फलाना वो सब होगा। तो हमने अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस पहले बना के रखे और फिर उससे मेजर किया कि क्या हम उतने दिन में कर पाए, 6 महीने में नहीं कर पाए, हम तो 8 महीने में कर पाए। तो दिस इज कंट्रोलिंग, वी आर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। हम अपने स्टैंडर्ड्स से कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ, जो हमने सोचा था क्या हमने वो अचीव किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, ये भी कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो हमने पढ़ा 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले प्लानिंग, हमने प्लान किया। ऑर्गेनाइजिंग, जो प्लान किया था उसके लिए ड्यूटीज असाइन की। तीसरा स्टाफिंग, जिस तरह के लोग चाहिए थे, राइट पीपल फॉर राइट जॉब हमने ढूंढे, उनको रिक्रूट किया। फोर्थ डायरेक्टिंग, जिनको रिक्रूट किया था उनको लीड किया, उनको मोटिवेट किया, उनको एनकरेज किया। एंड कंट्रोलिंग, जब सबने जो काम किया उसको मॉनिटर किया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स किए। तो ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। एक और टॉपिक इसी चैप्टर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, कोऑर्डिनेशन। उसमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है एसेंस? किसे कहते हैं एसेंस? एसेंस का मतलब होता है जूस। एसेंस का मतलब होता है क्रक्स। एसेंस का मतलब होता है ताकत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन बताइए, किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पहले, ठीक है? देखिए मेरे पास एक ये एक बीड है छोटी सी बच्चों के खेलने की, इसमें एक होल है, ठीक? और मेरे पास एक ये धागा है, ठीक? ये धागा मुझे इस बीड में से पार करना है। हुँ? बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा, उसको मैंने इस होल में घुसाया, घुस गया। अब मैंने इस हाथ से इसको पकड़ लिया और दूसरे हाथ से इसको पकड़ा और निकाल लिया। बहुत आम सी आसान सी चीज है, लेकिन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन।
क्या, अब देखिए क्या क्या चीजें कोऑर्डिनेट कर रही हैं। मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा राइट हैंड और मेरी आंखें, ये तीनों अगर कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं करेंगे तो ये छोटा सा टास्क अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। किस तरह से कोऑर्डिनेट किया? इस हाथ ने इसको पकड़ के रखा, इस हाथ ने इसको पकड़ के रखा, ये हाथ अपने आप को स्टिल करके रोक के बैठा है ताकि ये आराम से चला जाए। अगर ये हाथ हिलेगा तो मैं नहीं घुसा पाऊंगी। तो ये हाथ अपना फंक्शन पूरा निभा रहा है कि मैं इसको हिलने ना दूं ताकि मैं ये इसमें डाल सकूं। ये हाथ अपना फंक्शन निभा रहा है कि मैं फोकस के साथ जहां पर ये होल है इसमें इसको डालूं। ठीक है, फिर इस हाथ ने अपना फंक्शन किया कि डाल दिया, लेकिन उसे पता है इस हाथ को, लेफ्ट हैंड को भी जरूरत है, इसको पकड़ लिया ताकि वो इसे निकाल सके। और ये सारा काम अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे दोनों हाथ और मेरी आंखें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक टास्क अकम्प्लिश कर रही है। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन हर जगह हर केस में, बिजनेस सिनेरियो में, मैनेजमेंट सिचुएशंस में कोऑर्डिनेशन की इसी तरह से जरूरत होती है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के स्टेज पे शुरू हो जाता है मैनेज कोऑर्डिनेशन, और प्रोडक्शन, परचेज, सेल हर जगह कंटिन्यू रहता है। It involves synchronization of different units or efforts in an organization. अब कोऑर्डिनेशन चाहिए क्यों? देखिए, कोऑर्डिनेशन इसलिए चाहिए ताकि अलग अलग टीम्स जो काम कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ भी ठीक से काम कर सकें। और साथ की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज कोई भी फंक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता। इस बात का मतलब समझा देती हूँ आपको। देखिए, जैसे कोई मटेरियल खरीदा गया, ठीक है, फैक्ट्री में कुछ काम होना है, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लिया, सपोज लकड़ी खरीदी, रॉ मटेरियल लकड़ी है मान लीजिए, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा। अब जो प्रोडक्शन वाला बंदा है, प्रोडक्शन वाला मैनेजर है, बंदा मतलब मैनेजर, वो उसने बताया कि भाई हमें सपोज 100 किलो लकड़ी की जरूरत है फैक्ट्री में। उसने डिसाइड किया कि हमें इतना काम करना है, उसके लिए 100 किलो लकड़ी चाहिए। स्क्रैप लेते हैं, चलिए लकड़ी छोड़िए, स्क्रैप ले लेते हैं, है ना, स्क्रैप चाहिए, लोहा चाहिए। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी वेंडर को ढूंढा कि भाई हम तुमसे खरीदेंगे, इस रेट पे खरीदेंगे, ये सब हो गया। अब खरीदने के लिए वो है तो प्रोडक्शन मैनेजर ना, वो रिक्वायरमेंट बता सकता है, देख सकता है कि कहाँ से मिलेगा, अच्छा मिलेगा। पेमेंट तो वो नहीं कर सकता, पेमेंट फाइनेंस वाला आदमी करेगा। तो अब जब उसने प्रोक्योर कर लिया, उसके यहाँ पे सप्लाई आ गई फैक्ट्री में, अब वो फाइनेंस वाले बंदे को बोलेगा ना कि आप ये लो इनवॉइस, इसको पेमेंट कर दो, इसने हमें ये मटेरियल बेचा है, आप इसको पेमेंट कर दो। तो यहाँ प्रोडक्शन वाले मैनेजर को फाइनेंस वाले मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना पड़ा। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो क्या पेमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो। अब जो फाइनेंस वाला बंदा है, उसे उसने इनवॉइस दे दी कि इसको पेमेंट कर दो, उसे तो नहीं पता मटेरियल एक्चुअली आया कि नहीं। वो कहेगा मुझे दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, आपने इसी बंदे से लिया है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ जो साइन करके उसने दिया हो, तभी तो मैं इसको पेमेंट करूंगा, नहीं तो गलत पेमेंट चली जाएगी। आपने कितना क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें लिखा है कि इतने 100 किलो खरीदना है, उसमें ये भी लिखा है 100 किलो इतने रेट पे खरीदना है, कहीं उसने वेंडर ने इनवॉइस तो गलत नहीं बना के दे दी। तो वो भी कोऑर्डिनेट कर रहा है प्रोडक्शन वाले बंदे के साथ में। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन होने के बाद ही बिजनेस की प्रोसेस सक्सेसफुली चल पाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? देखिए, कोऑर्डिनेशन, किस चीज को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, क्या होता है कोऑर्डिनेशन? नंबर 1, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। अब सबके काम अलग अलग थे, प्रोडक्शन वाले का काम था प्रोक्योर करना, फाइनेंस वाले का काम था पे करना, काम अलग अलग थे, लेकिन इंटीग्रेट किए कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की वजह से इंटीग्रेट हुए, काम मिलके कर पाए। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन का, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनका पर्पस एक ही था, वो रॉ मटेरियल खरीदना है ना, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से देयर इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर दैट ऑल एक्शंस आर टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मिल के काम करना साथ में,
Third characteristic of coordination is it is a continuous process. कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर स्टेज पर, हर डिपार्टमेंट में, हर काम पर है. प्लानिंग से शुरू हो जाती है कोऑर्डिनेशन और एंड तक रहती है, मॉनिटरिंग तक, कंट्रोल तक. तो कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नहीं रुकता किसी भी स्टेज पर, वन टाइम फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट इट इज परवेसिव. परवेसिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम. परवेसिव का मतलब होता है वाइड. परवेसिव का मतलब होता है अलग अलग फेसेट्स में फैला हुआ. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. परवेसिव इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल मैनेजमेंट में ही कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है या लोअर लेवल पर ही कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है. नहीं, हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, इसीलिए इट इज अ परवेसिव फंक्शन. It brings harmony and integrity of integration of activity. हार्मनी का मतलब मिल के काम करना, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. कोऑर्डिनेट करना सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी है. ऐसा नहीं कि हमने कोऑर्डिनेशन के लिए 2 मैनेजर रख दिए कि तुम कोऑर्डिनेट करोगे ना. अलग अलग फंक्शन में जो अलग अलग मैनेजर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करें. वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ टॉप लेवल की मैनेजमेंट के डिसीजंस को ला कर दें, ये उनका हो गया कोऑर्डिनेशन विद लोअर लेवल मैनेजमेंट. पॉलिसीज को कैरी आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट करें. जो उनका फंक्शन है, जो वो कर रहे हैं, उसको करने के लिए अगर उन्हें किसी और डिपार्टमेंट के हेल्प की जरूरत है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करें. तो ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करें. टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट पॉलिसीज आर कैरीड आउट. उन्होंने पॉलिसी बना दी, लेकिन वो नीचे वाले से कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो उनको बता पाएंगे ना व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम. मिडिल लेवल मैनेजमेंट दे कोऑर्डिनेट विद बोथ टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल. वो टॉप लेवल से समझ के आएंगे करना क्या है और फिर वो आकर अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाएंगे ये करो. तो दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच वन ऑफ देम. ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स. तो कोऑर्डिनेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डेलिबरेट. डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, गलती से नहीं होगा कोऑर्डिनेशन, भूल से नहीं हो जाएगा, इत्तेफाक से नहीं हो जाएगा. डेलिबरेटली करना है, कोऑर्डिनेट करना है. इवन वेयर पीपल विलिंगली कोऑपरेट. लोग ऐसे हैं कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, फिर भी मैनेजर्स को ये टेक केयर करना है कि लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. तो इट शुड बी डेलिबरेट, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ डेलिबरेटली. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर फिनिश. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, क्या फायदा है, क्यों चाहिए हमें कोऑर्डिनेशन. ग्रोथ इन साइज. अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करता है, ग्रो करने का मतलब जैसे एक रेस्टोरेंट है, उसने अपनी एक और चेन खोल ली, एक जगह और खोल लिया रेस्टोरेंट, एक दूसरे शहर में और खोल लिया. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो उसमें जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं. तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत और भी बढ़ जाती है, बिकॉज सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है जब लोग बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगी, और इसीलिए फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही अचीव नहीं होगा. सो टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, coordination is required in order to harmonize individual and organizational goals. Second, functional differentiation. Functional differentiation का मतलब ये है कि अलग अलग फंक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स या सेक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग काम करते हैं. There may be separate department for purchase, production, finance, marketing or human resource. Although all departments have their own objectives, they have their different style of working, but they are interdependent for information. So coordination उनको लिंक करता है, अपनी अपनी एक्टिविटीज करने में हेल्प करता है. तीसरी चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज स्पेशलाइजेशन. Diverse activity in an organization required to be handled by specialists.
अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग लोग करते हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं उस चीज के। जैसे एचआर का फंक्शन, एचआर वो लोग देखते हैं जिन्होंने एचआर की पढ़ाई की है। फाइनेंस वो लोग देख रहे हैं जो फाइनेंस की पढ़ाई करके आए हैं, तो वो दे आर स्पेशलिस्ट फॉर देयर फंक्शन। तो क्या होता है कि दिस लीड्स टू कंसंट्रेशन इन वेरी नैरो एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल्स ओवरलुक द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द जॉब। अब क्या होगा ना, जो बंदा फाइनेंस में बैठा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको उतनी ही नॉलेज है, फाइनेंस की ही नॉलेज है, उसे प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं है, उसे ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज नहीं है, उसे मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। जो मार्केटिंग कर रहा है उसे प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं है, फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। तो सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं और उतनी ही नॉलेज लेकर बैठे हैं जितना उनके काम के लिए जरूरी है। तो अगर वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, तो वो एक कोहेसिव एनवायरनमेंट में, एक एनरिचिंग एनवायरनमेंट में काम ही नहीं कर पाएंगे, वो सीख ही नहीं पाएंगे आगे कुछ, क्योंकि वो वहीं उसी कुएं के मेंढक बने रह जाएंगे जहां पर वो काम कर रहे हैं और बस उतना ही उन्हें आता है। So individuals overlook the overall perspective of the job. Coordination is required to direct all the activities towards common goals. और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की, सिनर्जी इफेक्ट। सिनर्जी कहते हैं अलग अलग लोगों के एफर्ट से मिलकर जो बेनिफिट होता है वो होती है सिनर्जी। सिनर्जी बनाए सिंक और एनर्जी से जुड़ के। सिंक माने मिलाना और एनर्जी माने आपको पता है ये ऊर्जा, ताकत। तो जब कई लोगों की एनर्जीज मिलती हैं, अलग अलग तरह की एनर्जीज मिलती हैं, तो एक सिनर्जी इफेक्ट आता है। ड्यू टू कोऑर्डिनेशन टोटल ग्रुप आउटपुट इंक्रीजेस। एक बेनिफिट मिलता है जब सब लोग अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी अपनी मेहनत से काम करते हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से ही तो सब लोग मिलके काम कर पाए ना। तो इसीलिए ड्यू टू कोऑर्डिनेशन टोटल ग्रुप आउटपुट इंक्रीजेस, दैट दैट गिव्स टोटल दैट, क्या लिखा है ये मैंने, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन टोटल ग्रुप आउटपुट इंक्रीजेस, दैट इंक्रीजेस द है यहाँ पे, इंक्रीजेस द टोटल इंडिविजुअल आउटपुट। जो इंडिविजुअल आउटपुट है लोगों का, जो अपना अपना आउटपुट है, जब वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं तो जो ग्रुप का आउटपुट निकलता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी को कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट। इट प्रोड्यूसेस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स बाय इंक्रीजिंग ओवरऑल आउटपुट। तो ये था कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है और अब आप इसको पढ़िए अच्छे से। पहले नोट्स में पढ़िए, फिर एनसीईआरटी भी पढ़िए, एनसीईआरटी में और अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और फिर आपको और अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है जब हम थियोरेटिकल चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, मतलब ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं भी क्लास 11th में थी ना, तो क्या होता था कि मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ने में तो हमें बहुत मजा आता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, करते हैं हम लोग, करने को मिलता है कुछ और इंटरेस्ट ज्यादा आता है। थियरी में कहीं ना कहीं हम ये सोच बना के बैठे रहते हैं कि यार इतना सब कैसे लर्न करेंगे, इतनी सारी लैंग्वेज है, इसे कौन पढ़ेगा, मुझे भी ये लगता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये महसूस हुआ इस इन सब्जेक्ट्स के बारे में, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, कि हम गलती ये करते हैं कि हम याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ याद करने का एक्चुअली कुछ भी नहीं है। कॉमर्स की पूरी पढ़ाई में याद करने की कोई चीज ही नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं। ये हमारे आसपास हो रही हैं, हमारी डेली लाइफ में हो रही हैं। तो बस आप इन्हें समझिए, कि कॉन्सेप्चुअली आप समझिए, आप लैंग्वेज रट्टे मारने के चक्कर में मत पड़िए, आप समझिए। आपको याद भी करना है, लेकिन कुछ वो क्या है, जैसे देखिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना, हर चीज में ना मैंने पॉइंटर्स डाले। अगर मैं सिर्फ ये पॉइंट्स याद कर लेती हूँ ना, तो फिर एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान है। प्लस अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा एग्जाम वाली, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थियरी पढ़े, वो कहानियां पढ़े, अगर आप रनिंग में और पैसेजेस में लिखते चले जाते हैं चीजों को। तो अगर पॉइंटर्स आपने लिखे हैं, तो वो अगर सिर्फ हेडिंग भी देखेगा तो वो ये समझ सकता है कि आपको पता है कि नहीं पता, आपको कितना पता है। इससे वो आपके नॉलेज का अंदाजा लगा लेगा। तो इसीलिए अपनी पॉइंटर्स में लिखने की आदत डालिए, पैसेजेस में नहीं। हेडिंग्स बनाइए, उनको फिर एक्सप्लेन अपनी भाषा में करिए। तो ये मत सोचिए कि हमें लर्न करना है, रट्टे लगाने हैं, तोता बन जाना है, नहीं बनना। आप समझिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए, और फिर
पॉइंटर्स में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा पॉइंट्स याद कीजिए। आप जब चैप्टर पढ़ भी लेंगे, पॉइंट्स याद भी कर लीजिए, अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे ना, आपको सिर्फ हेडिंग्स याद करने हैं, रिवाइज करने हैं कि इसका मतलब इसमें ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद उसको एक्सप्लेन तो आप खुद कर सकते हैं जब आपने समझा होगा, तो नहीं समझा होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो समझने पे फोकस रखिए अपना, ना कि रटने पर। तो आज का ये सेशन मैं अब यहीं रोकती हूँ, और चैप्टर 2 के साथ हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गुड बाय एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट।